हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 करवा दिया है। जो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं भी करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो किस नेता को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था? तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 हेक्टेयर से भी कम। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार 1 हेक्टेयर से कम है। अगला क्वेश्चन है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को श्रम विभाग सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि वित्त विभाग, कानून विभाग और रक्षा विभाग किसे सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन है कि संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है कृषि, रक्षा या संचार। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से एक से अधिक संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है। रक्षा, कृषि और संचार ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा कि संघीय सूची के अंतर्गत ये सभी शामिल है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दिखता नहीं है? तो चंद्र, शुक्र, मंगल या फिर राहु। तो इनमें से कौन नहीं दिखता है? तो राहु नहीं दिखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि राहु नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन है कि किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो ऐसा वह कौन सा पठार है जिस पर भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है? ऑप्शन नंबर ए है बुंदेलखंड, ऑप्शन सी मालवा का पठार और ऑप्शन डी है बघेलखंड पठार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बघेलखंड पठार, ऑप्शन नंबर बी। बघेलखंड पठार पर भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। कौन से पठार पर भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बघेलखंड पठार पर भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं। किसान नेता मोतीलाल तेजावत किससे संबंधित है? तो किसान नेता मोतीलाल तेजावत जो थे वह मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि मोतीलाल तेजावत मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। भील विद्रोह कब हुआ था? तो भील विद्रोह 1921 से 22 के बीच में हुआ था। भील विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 से 22 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित राजमार्गों में कौन सा एक सबसे लंबा राजमार्ग है? NH20, NH120 या NH31 या NH22। तो बिहार का सबसे लंबा राजमार्ग NH31 है। और अगर आप लोगों से पूछे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाह्य योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? बाह्य योनि हिल बिहार के गया जिले में है या नालंदा में या फिर रोहतास जिले में या नवादा जिले में? तो बाह्य योनि हिल बिहार के गया जिले में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि बाह्य योनि हिल बिहार के गया जिले में है। अगला क्वेश्चन है झारखंड
बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 2000 में, 2004 में, 2001 या 2005 में? तो बिहार से झारखंड 2001 ईस्वी में अलग हुआ था। बिहार से झारखंड कब हुआ था अलग? तो 2001 ईस्वी में 15 नवंबर 2001 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग कब था? तो 1999 तक तो झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, लेकिन 2000 में वह विभक्त हो गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 1999 में झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया? तो मध्यकालीन बिहार में परगना को किसने विकसित किया? बख्तियार खिलजी ने, शेरशाह सूरी ने, इब्राहिम सूरी ने या फिर अकबर ने? तो इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को विकसित करने वाला शेरशाह सूरी था। तो परगना को किसने विकसित किया था मध्यकालीन बिहार में? तो शेरशाह सूरी ने विकसित किया था। परगना को शेरशाह सूरी ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो बिहार में वहाबियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र जगदीशपुर या चंपारण या पटना, इनमें से कौन सा था? तो बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र पटना था, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में वहाबियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो पटना बिहार में वहाबियों की गतिविधि का मुख्य केंद्र था। अगला क्वेश्चन है 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था? डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या स्वामी सहजानंद सरस्वती? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना बिहार में हुआ था, जिसका स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ही थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और इसके सचिव कौन थे? तो इसके सचिव थे NG रंगा। NG रंगा इसके सचिव थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है बिहार के किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? तो किस राज्य ने रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है? केरल ने, बिहार ने या कर्नाटक ने? तो केरल ने जो है सो पहला रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीक विकसित की है। केरल जो है सो देश में सीवेज को रोबोट की मदद से साफ करने का तकनीक विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो केरल में अब सीवेज की नालियों की सफाई रोबोट के द्वारा होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल। अगला क्वेश्चन है कि IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? स्टारलिंक, अल्टेयर, फार्वर स्पेशलिटी लैब? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्टेयर के साथ। IIT मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए अल्टेयर के साथ करार किया है।
अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करता है? तो सूर्य से आने वाला अल्ट्रावायलेट विकिरण जो है वह कौन सा कैंसर पैदा करता है? तो वह त्वचा का कैंसर पैदा करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि सूर्य से आने वाली यूवी किरण जो है सो त्वचा का कैंसर पैदा करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो द्विबीजपत्री पौधों में संवहनी बंडल किस रूप में होते हैं? रेडियल, एकाग्र, संप्रास्रविक या सनकी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपार्श्विक रूप में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नारियल के फलों का फैलाव होता है। नारियल के फलों का फैलाव मेसोकार्प द्वारा होता है, एंडोकार्प द्वारा या एपिकार्प के द्वारा होता है? तो नारियल के फलों का फैलाव मेसोकार्प के द्वारा होता है। नारियल के फलों का फैलाव किसके द्वारा होता है? मेसोकार्प के द्वारा होता है। नारियल के फलों का फैलाव मेसोकार्प के द्वारा होता है। फूल का डैश फल बनता है। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? बाह्यदल, अंडाशय, पंखुड़ी या अपरा? तो फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो फूल का अंडाशय वाला भाग फल बनता है। फूल का अंडाशय वाला भाग फल बनता है। फूल का कौन सा भाग फल बनता है? तो फूल का अंडाशय वाला भाग फल बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी सेंट्रियोल, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति और ऑप्शन डी है कोशिका झिल्ली। तो इनमें से क्या है जो आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो कोशिका झिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोशिका झिल्ली पादप में और जंतु में दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो इसीलिए यह आम के पौधे में भी होगा और बंदर के कोशिकाओं में भी होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग कितने % से बना होता है? तो लसिका का 94% हिस्सा लगभग पानी से बना होता है। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा लगभग पानी के 94% हिस्से से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? बाल, फेफड़ा, नाक, अग्नाशय? तो इनमें से फेफड़ा में उपकला कोशिका पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि फेफड़ा में उपकला कोशिका पाई जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक रदरफोर्ड, आइंस्टीन, सीवी रमन या लेवोजियर? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटनी लॉरेंट डी लेवोजियर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा रासायनिक रूप से क्या है? तो नीला थोथा को रासायनिक रूप में हम क्या कहते हैं? तो नीला थोथा को कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जाता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन सा है? तो इनमें से सबसे अच्छा
अग्निशामक कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्य रूप से सबसे अच्छा अग्निशामक कहा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अज्वलनशील गैस है और यह अग्नि की ज्वाला को शीघ्र बुझा देती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग को बुझाने में किया जाता है, जो कि सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, फुलेरिन अथवा बकीबॉल डैश कार्बन परमाणुओं का बना होता है? तो फुलेरिन अथवा बकीबॉल कितने कार्बन परमाणुओं का बना होता है? 20, 45, 40 या 50? इनमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है, क्योंकि फुलेरिन अथवा बकीबॉल 60 कार्बन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 होगा वह क्या होगा? जिसका पीएच मान 0 होगा वह क्या होगा? तो पीएच मान अगर 7 से कम हो तो वह अम्लीय होता है। तो पीएच मान अगर 0 है तो वह काफ़ी ज़्यादा अम्लीय होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है। तो एक परमाणु के नाभिक में हम क्या जोड़ेंगे? तो उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर हम न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो उसके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उस पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्यों? तो टीन की परत जिन डिब्बों में हम खाना पैक करते हैं उस पर चढ़ी होती है, लेकिन जिंक का परत नहीं चढ़ा होता है। इसका क्या कारण? तो इसका कारण यह है कि जिंक जो है सो टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसीलिए हम टीन की परत को चढ़ाते हैं, जिंक की परत को नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान क्या होगा? तो किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान उसके क्रांतिक आकार के संगत वह द्रव्यमान जो श्रृंखला को जारी रखने के लिए आवश्यक होता है क्रांतिक द्रव्यमान कहलाता है। तो श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि किसी शब्दकोश में लिखे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस? तो अवतल लेंस तो हम लेंगे ही नहीं, हमें उत्तल लेंस की ज़रूरत होगी। लेकिन 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस काम में नहीं आएगा, क्योंकि उसका आवर्धन क्षमता कम होता है। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस अगर ऑप्शन में होता तो वह सही होता, लेकिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है सो दृष्टि पटल पर बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि हमारी आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जिसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो मानव आँख की
फोकस दूरी में किसके कारण परिवर्तन होता है? तो यह सिलियरी मसल्स के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि मानव आँखों में फोकस दूरी में परिवर्तन का मुख्य कारण सिलियरी मसल्स है। कॉर्निया का क्या काम होता है? तो कॉर्निया का मुख्य कार्य होता है प्रकाश का अपवर्तन और फोकस करना, यह कॉर्निया का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो केंद्राभिमुखी बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि केंद्राभिमुखी बल जो है सो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही है? सही संबंध कौन सा है? द्रव्यमान बराबर घनत्व बट्टा आयतन का क्यूब, या आयतन बराबर घनत्व गुना द्रव्यमान, या घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो यही सही आंसर है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। अगला क्वेश्चन है एक फेम्टोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो एक फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक फेम्टोमीटर 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो विभाजन के कारण भारत का सूती वस्त्र उद्योग के बाद पटसन उद्योग दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है, और इसका आरंभ कोलकाता में सन 1855 में हुगली नदी के किनारे हुआ था। तो जूट और रुई उद्योग जो है सो विभाजन के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन किसका विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का, या समवर्ती सूची का? तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में आता है। यह संघ और राज्य दोनों का विषय है, तो इसलिए यह समवर्ती सूची में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पीसी महालनोबिस ने रूपरेखा तैयार किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 6वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य आर्थिक विकास, या पर्यावरण विकास, या मानव पूंजी का निर्माण, या समरस जीवन, इनमें से क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो नीति आयोग के सचिव, योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव, या नीति आयोग के उपाध्यक्ष, या भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो ये सभी जो है सो राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से
कोई नहीं, उपयुक्त में से ऐसा कोई भी नहीं है जो राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय। तो सामान्य मानव विकास सूचकांक में इनमें से सभी संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। तो भारत में चलित न्यायालय किसका मानस पुत्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 74वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है? नगर परिषद, टाउन एरिया कमेटी, नगर निगम और नगर पंचायत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाउन एरिया कमेटी 74वीं संवैधानिक संशोधन 1992 में नगर पालिकाओं की 3 प्रकार में से एक नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, समिति जिसकी संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे। तो कौन सी समिति थी जिसके संस्तुति पर पंचायती राज को लागू किया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो सो बलवंत राय समिति के सिफारिश पर इसका पंचायती राज का जो है सो नियम लागू किया गया था बलवंत राय समिति के सिफारिश पर। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता ही थे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। और यह अनुच्छेद किस में है? तो यह अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में यह दिया हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति या संसद के प्रति? तो संघीय मंत्री परिषद के मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और यह भी अनुच्छेद 75 में यह दिया हुआ है। अनुच्छेद 75 में यह दिया हुआ है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं संसद के प्रति।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, क्योंकि वह निर्देश परिवर्तनीय नहीं है, जबकि अधिकार परिवर्तनीय होता है। तो मौलिक अधिकार जो है सो आपका वह परिवर्तनीय होता है, लेकिन राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है सो वह परिवर्तनीय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित हैं। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में यह दिया हुआ है कि एक कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो यह अनुच्छेद 120 के क्लॉज 1 में है कि अध्यक्ष जो है सो सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। वह अनुच्छेद 120 के क्लॉज 1 में है। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची संबंधित है अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जनजातियों के लोगों के शासन और हितों की रक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? अनुच्छेद 14, 17, 15 या 22? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में यह दिया हुआ है कि अस्पृश्यता को अब मान्यता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। तो ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन जो है सो यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है और यह एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है। गिर नेशनल पार्क जो है सो गुजरात में है और यह एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र अभयारण्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नकती अभयारण्य जो है सो नकती पक्षी अभयारण्य एक कृत्रिम पक्षी अभयारण्य है और अन्य सभी जो इसमें दिया हुआ है वह प्राकृतिक आर्द्रभूमि पक्षी अभयारण्य है, लेकिन नकती पक्षी अभयारण्य प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है।
अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी की स्थापना 2010 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? तो 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर है वनस्पति उद्यान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि इन सीटू संरक्षण के अधीन वनस्पति उद्यान शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जनसंख्या की वहन क्षमता सीमित संसाधन के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन के द्वारा। जनसंख्या वृद्धि जब धीमी हो जाती है और फिर धीरे धीरे रुक जाती है तो ऐसी स्थिति को पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता कहते हैं। और जनसंख्या की वहन क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र के सीमित संसाधनों द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घट जाएगी यदि? तो जनसंख्या तब घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो जाए तो जनसंख्या घट जाएगी। तो जनसंख्या कब घटेगी? जब जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, तब जनसंख्या घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण क्या रहे? तो 1901 और 1931 के मध्य भारत में मंद ऋणात्मक नगरीकरण था और इसका मुख्य कारण था कि अकाल और महामारी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेनाइन जो यूरोप में है, अल्पेशियन जो अमेरिका में है और अरावली जो भारत में है, उदाहरण है। तो पेनाइन, अल्पेशियन और अरावली यह कौन से पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? तो यह पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। तो पेनाइन, अल्पेशियन और अरावली पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। यूरोप का पेनाइन, अमेरिका का अल्पेशियन और भारत का अरावली पर्वत पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है और इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत होता है उसे नवीकरणीय ऊर्जा या अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त में से एक से अधिक परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस। इनमें से भूतापीय ऊर्जा भी और बायोगैस भी और परमाणु ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए कि ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत इसमें से बायोगैस है और भूतापीय ऊर्जा है। परमाणु ऊर्जा जो है सो परंपरागत स्रोत है, यह अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर डी ही है, लेकिन परमाणु ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, यह परंपरागत स्रोत है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से
किसमें कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो कोयला का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोयला का सबसे बड़ा भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? इनमें से कौन सा जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो रूड घाटी जर्मनी में है, सार बेसिन यह भी जर्मनी में है, ओचेन बेसिन यह भी जर्मनी है, लेकिन लॉरेन बेसिन जर्मनी का क्षेत्र नहीं है। तो लॉरेन बेसिन कहाँ का क्षेत्र है? तो यह फ्रांस का क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को, शुक्र ग्रह को या बृहस्पति ग्रह को? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि यह आकार और माप में पृथ्वी के समान है, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन होता है? तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो पृथ्वी का जो आंतरिक परत है, जैसे नीफे कहा जाता है, उसमें किसकी प्रचुरता है? तो जैसा कि आप नाम में ही देख सकते हैं कि इसका नाम नीफे दिया हुआ है। तो इसमें क्या क्या है? तो इसमें निकेल है और क्या है, और फेरस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकेल और फेरस। पृथ्वी का आंतरिक परत जो है सो उसे नीफे कहा जाता है और इसका निर्माण निकेल और फेरस से हुआ है, इसीलिए इसका नाम भी नीफे रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो भारत के कुल विद्युत उत्पादन में कितना प्रतिशत जल विद्युत से उत्पादन होता है? तो भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 11.4% है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लगभग में अगर हम लगाना चाहें तो 11.4 तो नज़दीक है 10% के, सॉरी 10% के नज़दीक नहीं है, 10% से बहुत अधिक है, 12% के नज़दीक है। तो 12% लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हम लगा सकते हैं कि भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो 11.4% है। अगर आप एग्जैक्ट याद करना चाहते हैं तो 11.4% भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान 11.4% है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कोरोमंडल तट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक हैं। तो मानसून की उत्पत्ति का तापीय विचारधारा के प्रतिपादक और उसका समर्थक कौन है? तो एडमंड हेली इसका सही आंसर हो जाएगा कि एडमंड हेली मानसून की उत्पत्ति की तापीय विचारधारा के प्रतिपादक और उसके समर्थक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? तो राजस्थान में बहुत कम वर्षा होने का कारण है कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को जो है सो पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल भारत को किससे अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल भारत को मालदीव से अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि 8 डिग्री चैनल भारत का मिनिकॉय जो क्षेत्र है, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ सामान्य सीमा है। इनमें से किसका किसका नेपाल के साथ सीमा है। तो नेपाल के साथ सीमा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेपाल के साथ किस किस राज्य का सीमा है। तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल का नेपाल के साथ सीमा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार से जो है सो उत्तर प्रदेश के 8 जिले और झारखंड के दोनों के 8 जिलों का सीमा लगता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के 8 जिले बिहार से सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। तो भारतीयों का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग जो थे वह पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया डिवाइडेड, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया या हिंद स्वराज। तो इनमें से कौन सा पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। तो इंडिया डिवाइडेड जो है सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम यह किसने लिखा है। तो इंडिया विंस फ्रीडम एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। और हिंद स्वराज यह महात्मा गांधी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है 1873 में किसने सत्यशोधक समाज स्थापित किया था। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था। तो ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा। तो बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। यह शब्द B.A. स्मिथ ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि B.A. स्मिथ के अनुसार बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह जगदीशपुर में
कब प्रविष्ट हुए? तो वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से और बेगम जीनत महल दिल्ली से। तो इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी ने 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया था। चाहे वो नाना साहब हो जिन्होंने कानपुर से भाग लिया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से भाग लिया था और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से भाग लिया था और बेगम जीनत महल ने दिल्ली से भाग लिया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट मोहम्मद शाह था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह था। जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित का संबंध इनमें से किससे था? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली का नियंत्रण करने वाले कानून से, या टकसाल से संबंधित कानून से, या कृषि संबंधित कर से। तो जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है कि जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था। अगला क्वेश्चन है, कोस मीनार क्या है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। कोस मीनार एक दूरी निर्धारक या फिर एक विश्राम गृह या मस्जिद के निकट स्थित मीनार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कोस मीनार दूरी मापने का एक पैमाना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि कोस मीनार दूरी मापने का एक पैमाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? लोदी, खिलजी, तुगलक या सैयद। तो सबसे पहले इनमें से किसने शासन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। खिलजी वंश ने इनमें से सबसे पहले शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सा सुल्तान बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो बाजार नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध था। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध था? तो अलाउद्दीन खिलजी प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साबरमती नदी सप्त सैंधव में समाविष्ट नहीं थी। साबरमती नदी। तो सप्त सैंधव में रावी, चिनाब और झेलम ये तीनों जो है सप्त सैंधव नदी में समाविष्ट थी, लेकिन साबरमती सप्त सैंधव नदी में समाविष्ट नहीं है। तो सप्त सैंधव नदी में
कुल कौन कौन सी नदी समाविष्ट है? तो सिंधु, सतलज, रावी, झेलम, चिनाब, व्यास और सरस्वती, यह जो है सो सप्त सिंधु नदी में समाविष्ट थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो ऋग्वेद का नवा मंडल जो है सो सोम और इस पे पर नामांकित देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि नवा मंडल ऋग्वेद का सोम देवता को समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है कि ऋग्वेद का नवा मंडल किसको समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 28 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं और ऋग्वेद का नवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, या फिर मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र माना जाता है, या वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। तो बोगज कोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से, कालीबंगा से, बनावली से या लोथल से? तो इनमें से कहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का बनावली जो है वहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय या प्रथम, इनमें से कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? तो पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और यह किसके समय में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्रा में हुआ था वह अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था और द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है सो वह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का धार्मिक पुस्तक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने सेट नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।